नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका में पीएम मोदी ने दूसरी बार जॉइंट सेशन का किया संबोधन। संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, सांसदों ने पीएम मोदी का लिया ऑटोग्राफ। पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में घमासान, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे केजरीवाल। शिमला में 10 से 12 जुलाई को होगी अगली बैठक। विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने किया पलटवार, मीटिंग को बताया फोटो सेशन। गृह मंत्री शाह का दावा, 2024 चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना सेंटर घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा, आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को भेजा समन, पूछताछ के लिए किया तलब। बंगाल में पंचायत चुनाव में तैनात होंगी सुरक्षा बलों की 315 कंपनियां। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर लिया गया फैसला। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने अमेरिका की संसद में दूसरी बार भाषण देकर एक रिकॉर्ड कायम किया। पीएम मोदी ने 58 मिनट के अपने भाषण से यूएस के सांसदों का दिल जीत लिया। सीनेट में बैठे लोगों ने करीब 80 बार तालियां बजाकर अभिवादन किया, तो 15 बार पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पीएम मोदी के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। भारत माता की जय से पूरा संसद भी गूंज उठा और भाषण के बाद अमेरिका के सांसद लाइन लगाकर पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने ऐसी क्या क्या बातें कही कि अमेरिकी सांसद उनके मुरीद हो गए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो बहुत सारी बातें कही। भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों किस रफ्तार से बढ़ा है, और बड़े जोर शोर से उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो उस वक्त भारत की जो इकॉनमी दुनिया के 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है, और बहुत जल्द हम 3रे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। तो ये तो अलग बात हुई। उन्होंने ये जब कहा कि हिंदुस्तान में कुछ लोग डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान में 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये अमेरिका के सांसदों का दिमाग हिल गया। अचानक से आवाज आती है, ओ माय गॉड, 2500 पार्टियां। और उसके बाद उन्होंने बताया कि सबको झेलना पड़ता है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी अलग अलग राज्य हैं हिंदुस्तान में, कुल 24 पार्टियां अलग अलग यूनिट्स को रूल करती हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान का। तो उन्होंने तो साबित कर दिया। वहां की सरकार, वहां के तमाम लोगों के जहन में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको वो कन्विंस करके आ गए। लेकिन हिंदुस्तान के विपक्ष को कौन समझाए? ये कांग्रेस पार्टी वो लेटर जारी कर रही थी कि अमेरिका में 75 सांसदों ने मोदी का विरोध किया है और वो बायकॉट करने वाले हैं। ये लॉबिंग के चक्कर में पैसे देकर के इस तरह का सिग्नेचर कैंपेन चलाना, इस तरह से सारी चीजें करना, ये अमेरिका में वहां की राजनीति का एक अलग पहलू है। पैसे आ गए, लॉबी वाले ने अपना काम कर लिया, सब अपने अपने पैसे लेके चले गए, और जब मोदी भाषण देने पहुंचे तो वो 75 के 75 वहां पहुंचे हुए थे। और जिस इंडियन ओरिजिन की प्रमिला जयराम, जो सबसे ऊपर साइन करने वाली, पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा बयान देने वाली, या यूं कहें यह आईएसआई के एक एजेंट के रूप में बर्ताव करने वाली प्रमिला जयराम, वो भीड़ में नजर आई। देखिए जरा वीडियो। ये ब्लू कोट में जो नजर आ रही महिला, यही सबसे ऊपर साइन करके इन्होंने ही वो जारी किया था, इन्होंने ही लॉबिंग की थी। ये पाकिस्तान के लॉबी करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनके साथ इनके रिश्ते हैं। लेकिन वो भी खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। तो एक तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके की बेवकूफी करती है, कहां वो अपना दांव लगा देती है, और ये सारे दांव ये
उल्टे पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, संसद में जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लगे, उसके बाद फिर एक बार विदेश में पीएम मोदी की लोकप्रियता देखने को मिली। वहीं पटना में आज विपक्ष की महाबैठक हुई, जिसमें 17 दलों के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के लिए ये महाजुटान चला, जिसमें 2024 के मुद्दे समेत कई मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरा, अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से अनुच्छेद 370 पर अपना रुख साफ करने को कहा। हालांकि बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया गया कि अगली मीटिंग 10 से 12 जुलाई को शिमला में होगी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बस इस मीटिंग का तो हाईलाइट यही है, केजरीवाल का विकेट गिर गया, वो मीटिंग छोड़ के चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और उसके बाद लेटर जारी करके कह दिया कि जहां कांग्रेस होगी वहां हम नहीं होंगे। हो गई एकता, टाइम टाइम फिस। अभी बहुत सारे विकेट्स गिरेंगे, ममता बनर्जी का विकेट गिरेगा, बाकी लोगों का विकेट गिरेगा, और बाकी जो कुछ बचे हुए हैं वो तो ऑलरेडी गठबंधन में है। ये वाम मोर्चा, उसके साथ तो बंगाल में मिलकर के चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, पहले विधानसभा में लड़ी, अभी पंचायत चुनाव में लड़ रही है, तो वो तीन पार्टियां अलग हो गई। उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, ये ऑलरेडी गठबंधन में है, तो दो और निकाल दीजिए। आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके वहां पे सत्ता में है, तो दो और निकाल लीजिए। फिर झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ हेमंत सोरेन वो सरकार चला रहे हैं, तो उसको भी हटा दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी जिसके साथ अलायंस में है, स्टालिन वो भी अलायंस में है तमिलनाडु में। तो ये कौन से विपक्षी पार्टियां हैं जो बचे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। वहां पे तो वो फॉर्मूला उन्होंने बता दिया कि भाई जो जिस राज्य में मजबूत है वही उस जगह पे चुनाव लड़े। आपने पहले ही घोषणा कर दिया 80 की 80 सीट पे समाजवादी पार्टी वो अपना चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में हम कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। तो कहां ये एकता, क्या बंडलबाजी हो रही है। और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी शादी करेगा या नहीं करेगा, ये लालू यादव के कॉमेडी को सुनने के लिए देश के भविष्य को आप जेओपर्डाइज करना चाहते हैं। माने एक सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी वो हिंदुस्तान की राजनीति को तय करेगा, जिसको जेल में होना चाहिए वो तय करेगा कि देश में प्रधानमंत्री और सरकार किसकी बनेगी। इस तरह के विपक्ष पे घृणा आती है। जी बिल्कुल, महाजुटान पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के लिए हुआ, लेकिन इसमें भी विपक्षी दलों के बीच घमासान छिड़ गया। इसी बीच बीजेपी ने भी विपक्ष की इस महाबैठक पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने विपक्षी एकता को एक झूठ बताया। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। शाह ने विपक्ष को लेकर दावा किया कि वो कितना भी हाथ मिला लें, उनकी एकता संभव नहीं है, और अगर हो भी गई तो भी जनता 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। डॉक्टर साहब, बड़ा संदेश विपक्ष की इस बैठक पर हमला बोलते हुए शाह ने दिया है। देखिए, अमित शाह चाह रहे होंगे कि भाई ये विपक्षी एकता बने, उससे काम आसान हो जाएगा। ये जो हर राज्य में अलग तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। वो देश के सामने बस एक ही मैसेज लेकर के जाएंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हो या प्रधानमंत्री मोदी को, वहीं पे तो गेम खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये इसलिए भी चाहती है कि एक विपक्ष एकजुट हो जाए। उससे होगा ये कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन अपने आप हो जाएगा। ये तमाम सेकुलर पार्टियां जो आज पटना में नजर आई, ये टोपी पहन करके राजनीति करने वाले, इफ्तार पार्टी करने वाले, है ना, दुआ मांगने वाले, उस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मुस्लिम वोट एकजुट होगा तो काउंटर पोलराइजेशन अपने आप हो जाएगा, और ये पोलराइजेशन होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सीट, अमित शाह तो कम बता रहे हैं 300 प्लस,
अकेले अकेले बीजेपी 350 प्लस क्रॉस कर जाएगी और ये तमाशा देखते रह जाएंगे जो लोग आज पटना में मिल रहे थे। जी बिल्कुल, विपक्ष के नेता एक मंच पर साथ आकर एनडीए और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए विपक्ष को जवाब दे दिया है। अगली खबर में बात करेंगे आदित्य ठाकरे पर ईडी के शिकंजे की। मुंबई में बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाला केस को लेकर ईडी एक्शन में आ गई है। ईडी की टीम ने आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को इस मामले में समन भेजा है। इसमें उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। इससे पहले ईडी ने सूरज चौहान के आवास पर छापेमारी की थी और दस्तावेज बरामद किए थे। आपको बता दें कि हाल में बीएमसी में करीब 1200 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसे लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा घोटाला और किस तरह से अब सूरज चौहान पर शिकंजा कसने जा रही है? देखिए, इनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे तो बाहर निकल करके कोविड मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की तरह, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके चीजों को अपने हिसाब से देखते थे। इन्होंने कह दिया कि मैं तबीयत खराब है, वो घर में रहे। अब कोरोना का बहुत सबसे ज्यादा प्रकोप अगर कहीं दिखा तो वो महाराष्ट्र में दिखा। तो वहां पे नई एक तरीके की स्कीम कि भाई ऑन फील्ड हॉस्पिटल बनाया जाए। तो किसको दिया जाए? जो बाहर ओपन में हॉस्पिटल बनाने में एक्सपर्ट है। तो आपने क्या किया? ये इनके दोस्तों ने मिलके रातों रात एक कंपनी बना ली और सारा ठेका ले लिया। अब ये अचानक से आपने किसी जान पहचान के लोगों को, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, अच्छा हाँ कोई दोस्त होगा जो डॉक्टर होगा, इस तरह के काम में एक्सपर्टीज होगा, तब तो बात समझ में भी आती है। आपने नौसिखियों को ये काम दे दिया। अब उसमें घोटाला का पर्दाफाश हुआ। क्यों हुआ? तो किरीट सोमैया चले गए पुलिस के पास, रिटन कंप्लेन कर दिया। अब कोई कंप्लेन कर दिया तो उसकी तो जांच होगी। जांच होगी तो उसमें अगर गलती पाई जाएगी तो ईडी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई, इनकम टैक्स भी आ गया, सारे लोग आ गए। अब इसके बाद पटना में उद्धव ठाकरे ये कहें कि ईडी हमारे पीछे लगा दी जाती है, हम जो हैं बिल्कुल विपक्षी एकता की बहुत जरूरत है, सरकार हमें बनानी चाहिए, मोदी को अगर नहीं हराया गया तो फिर कभी नहीं हराया जा सकेगा। वे ऐसा कोई नहीं, कोई लिखा के नहीं आता कोई पार्टी कि नहीं हराया जा सकता। ये जो चिंताएं हैं इन लोगों की, वो इसलिए ममता बनर्जी अपने नजदीकियों को बचाना चाह रही है, जेल के अंदर सड़ रहा है, केजरीवाल के 2 मंत्री जेल के अंदर सड़ रहे हैं, लालू यादव सजा याफ्ता है, बेटे के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, राहुल गांधी बेल के ऊपर है। तो ये जो है दिक्कत क्या है कि आप ये चाहते हो कि आप राजनीति में हो तो आपको चोरी डकैती करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। ऐसा होता नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत है। जी बिल्कुल, घोटाला मामले में आदित्य ठाकरे के करीबी को ईडी के समन के बाद मुसीबतें उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के लिए भी बढ़ गई हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल में पंचायत चुनाव की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। बंगाल में चुनाव के लिए अब सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य में 315 कंपनियां तत्काल प्रभाव से तैनात होंगी। आपको बता दें, केंद्र से कुल 822 कंपनियों की सेंट्रल फोर्स की मांग की गई थी, जिसमें 315 कंपनियों को मंजूरी दे दी गई और बाकी बलों का भी आवंटन जल्द कर दिया जाएगा। अब 8 जुलाई को चुनाव होंगे और उससे पहले राज्य में सेनाएं भेजी जाएंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्या शांतिपूर्वक चुनाव हो पाएंगे? इसके बाद भी दिक्कत होगी, वहां तो आर्मी चाहिए। ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए ममता बनर्जी आज पटना पहुंची थी, देश को बचाना है। हाँ? आग लगा हुआ है पूरे बंगाल में। इस सरकार ने और उससे पहले की सरकारों ने बंगाल के साथ जो आपने किया है, ये तो इनह्यूमन है। सड़ा के रख दिया है इस पूरे राज्य को। पहले कांग्रेसियों ने लूटा, फिर वामपंथियों ने लूटा, अब ममता बनर्जी की सरकार वही काम कर रही है। पश्चिम बंगाल से कलकत्ता को हटा दीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह हिंदुस्तान है। इस तरीके से वहां पे गरीबी और
भाई ये लोग क्या पब्लिक की सेवा करने के लिए आते हैं? अम्फान तूफान आया, केंद्र से चावल गया, सब टीएमसी के गुंडों ने इसको चुरा के डकार गए। चुनाव आता है, आप बम पिस्तौल चलाते हो और ये कहते भाई देश को ऑटोक्रेसी से बचाना है। ममता बनर्जी आज कह रही थी पटना में कि भाई अब तो पंचायत चुनाव भी सीबीआई और केंद्रीय फोर्स करेगा, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। ये अत्याचार प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे। वहां पे सीआरपीएफ के जवान को लगाया जाए, ये हाईकोर्ट का आदेश था। आप तो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने का मतलब ये नहीं कि तुम वहां पे खून की होली खेलो। जो सेंट्रल फोर्स जा रही है वो बिल्कुल सही जा रही है। तो ये हर जगह यही चीज, यही रोना, इनको मनमानी करने दिया जाए, चोरी करने दी जाए, घोटाला करने दिया जाए, राजनीतिक हिंसा करने दिया जाए तो डेमोक्रेसी बच जाए, है ना? और अगर शांतिपूर्वक चुनाव के लिए केंद्रीय बल को भेजा जाता है तो ममता बनर्जी ऐसे चिल्लाती जैसे लग रहा है कि कोई चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान में आ गई है, पाकिस्तान की आर्मी घुस गई है। तो ये फर्क है। ज्यादा से ज्यादा सीआरपीएफ और आर्मी की जरूरत पड़ेगी वहां पे, और उसके बावजूद आप देखेंगे, मेरी इन बातों को आप याद रखिए कि जब काउंटिंग खत्म हो जाएगा 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी होगी। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन से भड़की हिंसा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया, जिस पर ममता सरकार ने फिर बवाल मचाना शुरू कर दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।